नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी जो है अच्छी चल रही हो। चलिए बात कर लेते हैं। जो है आज हम मूल विधि पढ़ने वाले हैं। मूल विधि में क्या है कि अभी हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हम अच्छा जो है स्कोर कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको टॉपिक वाइज फटाफट जो है चीज़ें क्लियर करा दे रही हूँ, और इसमें मैं आपको ट्रिक वाइज भी याद कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जो भी धाराएँ वगैरह रहने वाली हैं इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चाहेंगे तो आप जो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि, तो मैं इनको नोट्स भी यही वाले प्रोवाइड करा दूंगी जो मेरे हैंड रिटन है, खुद के बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूल विधि क्या है? देखो, ऐसे नियम व कानून जिसमें अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे हम मूल विधि कानून, नियम और कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जिसे हम सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं, कानूनों का संग्रह बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पे सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिए बहुत सारे अलग अलग सेटों में आपको देखने को मिलेगा। 1961 में ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था और लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ था, लेकिन ये विफल हो गया था, ठीक है। 1961 में ये पूर्णतः लागू हो गया था, लेकिन 1959 में ये क्या हुआ था, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था लेकिन विफल हो गया था, मतलब फेल रहा था। 1961 में ये पास हो गया था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कब विफल हुआ और कभी लागू हुआ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? दहेज लेने व देने पर इसके रोक लगाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं भारत का जो पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगर हम ये साइड से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो 108 संयुक्त अधिवेशन पूछा जाता है कि कौन सा होता है, तो 108 आर्टिकल के तहत होता है। तो वही हमारा जो पहला संयुक्त अधिवेशन था वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर ही था 1961 में, ठीक है, जो कि पारित हुआ था। हम बात करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित कब हुआ था। तो देखिए 20 मई 1961 में ये लोकसभा में पारित किया गया था, ठीक है। और राज्य जो लागू हुआ था उसकी डेट है 1 जुलाई 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको मस्ट याद रखनी है। देखिए इसमें कोई भाग नहीं है, ठीक है, भाग इसमें कोई भी नहीं है। और इसकी जो धाराएं हैं वो 10 धाराएं हैं। कितनी हैं? 10। तो धाराएं 10 धाराएं, बस ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन धारा 1 की। धारा 1 में आपको बताया गया संक्षिप्त नाम, विस्तार, क्षेत्र और प्रारंभ। यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में है। जबकि 2019 से पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि इसमें धारा 370 जो है वो लागू थी। अभी वहाँ पे भी हो गया, यानी संपूर्ण भारत में हो गया। अगर उससे पहले पूछे, ठीक है, 19 से पहले, 2019 से पहले, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, पूछ ले तो बता दीजिएगा। देखिए प्रारंभ कब से हुआ है इसका? 1 जुलाई 1961 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। अब बात करेंगे सेक्शन 2 की, धारा 2 की, ठीक है। धारा 2 में देखिए क्या है कि दहेज की परिभाषा दी गई है। डेफिनेशन ऑफ डाउरी: संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, 3 परिस्थितियों में ये क्या होता है? दहेज होता है। दहेज की परिभाषा उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन हम बात करते हैं कि विवाह के पक्षकारों में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो क्या आती हैं? दहेज के अंदर, उसको हम काउंट करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी सारी हो गई। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे दहेज, तो अब ये मेहर है, यहाँ पे एक मेहर होता है, ठीक है। दहेज क्या है? जितने भी धन है, चल अचल संपत्ति है, विवाह के एवज में दिया गया वादा, ये सभी हमारा किसके अंदर आता है? दहेज के अंदर आता है। अब बात करते हैं मेहर। मेहर दहेज नहीं है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष को देता है, ठीक है। ये मुस्लिम्स में ज़्यादा चलता है। और एक दहेज लेना या एक दोनों को दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध माने जाते हैं, पूछा जा सकता है। मांग द्वारा ही दहेज उत्पन्न होगा, यानी मांग जब की जा रही है वही दहेज है। केस कौन सा था? देखिए आपको एक बात भी यहाँ पे याद रखना है, हरिवंश सिंह वर्सेस गुरु शरण कौर 1989, ठीक है। प्रत्येक मांग दहेज है। इसमें बताया गया था कि कोई भी मांग की जा रही है, डिमांड किसी भी चीज़ की जाएगी, वो दहेज के अंदर आ रही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में क्या है? दहेज की शास्ति। शास्ति मतलब पनिशमेंट, सजा, कारावास। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप दहेज लेते हैं, देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी, उसका प्रावधान धारा 3 में दे रखा है। तो इसमें जो कारावास है वो 5 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माना जो है 15,000 से जो है आपका, मतलब इससे प्लस ही होगा। और दहेज वापसी या दोनों, ठीक है। दहेज वापसी भी हो सकती है, दोनों हो सकता है कि जुर्माना भी लगा लेंगे और दहेज भी वापस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं धारा 3 में, तो मैंने ये बता दिया, दो बार हो गया है, ठीक है। अब धारा 4 पे आते हैं। देखिए धारा 4 में क्या दिया गया है? दहेज मांगने के लिए शास्ति। मतलब अगर कोई दहेज मांग रहा है तो उसके लिए क्या दंड है? ये तो लेने और देने के लिए 3 में, ध्यान रखना इस चीज़ को, कन्फ्यूजन करने वाला यही चीज़। तो इसमें जेल होगी कम से कम 6 महीने की और 2 वर्ष तक की, प्लस जुर्माना भी हो सकता है 10,000 रुपये का, ठीक है। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड कितना है? 6 माह से 2 वर्ष तक, और जुर्माना है 10,000 रुपये, ठीक है। और दहेज के लिए शास्ति यानी पनिशमेंट क्या है? 5 वर्ष तक की यहाँ पे सजा हो सकती है, जुर्माना है 15,000 प्लस दहेज वापसी या दोनों, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 धाराएं, मतलब यहाँ तक धाराएं हमने कर ली हैं। अब आते हैं धारा नंबर एस फॉर सेक्शन 4A, मतलब 4A या का आ सकता है, विज्ञापन पर पाबंदी, ठीक है।
विज्ञापन क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटी या बेटी नातेदारों के विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश का वादा करता है तो वह दंडनीय अपराध है। मतलब इसके लिए आप विज्ञापन नहीं निकाल सकते। अगर आपको मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे शादी वादी में क्या होगा, दहेज की डिमांड करेंगे विज्ञापन के थ्रू, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। इसमें जो है जेल हो सकती है कम से कम 6 महीने से 5 वर्ष तक की, और जुर्माना 15,000 तक लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 में देखिए क्या दे रखा है। धारा 5 में दहेज लेना या देना दोनों के कारण शून्य होंगे, यानी कोई भी आपने वादा किया है तो वो शून्य माना जाएगा कानून की नज़र में, यानी वो कोई चीज़ नहीं रहेगी, मतलब वो जीरो रखा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। धारा 6 में जो हम बात करेंगे दहेज का महिला या उसके वारिसों के लिए होना, मतलब ये धारा 6 हमें बताती है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कि जो भी चीज़ें दहेज के थ्रू आई हैं, ठीक है, उसमें क्या है वो महिला या तो महिला उसका उपयोग करे या उसका वारिस यानी उसके जो बच्चे हैं वो उसका उपयोग करें। ठीक है, विवाह से पहले लिया गया दहेज विवाह तिथि से 3 माह में महिला को हस्तांतरित हो, मतलब जो भी सामान विवाह के नाम पे लिया गया वो 3 महीने में महिला को देना ही होगा। दूसरा है विवाह में मिलने पर 3 माह बाद महिला को हस्तांतरित हो। दहेज पर महिला या उसके बच्चों का अधिकार है, मतलब दहेज की जो भी चीज़ें हैं उन सब पर महिला या उसके बच्चों का ही अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए इसमें अगर ऐसा नहीं करते हैं जो भी लोग हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं या ससुराल वाले हैं, तो 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का यहाँ पे कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है और जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। अब बात करते हैं धारा 7 की। तो धारा 7 देखो हमें कहता है कि अपराधों पर संज्ञान मतलब होता है कार्य जानकारी, यानी ये यहाँ पे संज्ञान कौन लेगा, कौन सुनवाई वगैरह करेगा, ये धारा 7 बताती है। तो महानगर, जितने भी महानगर जो बड़े शहर हैं उसमें महानगर मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, और जितने भी अन्य छोटे शहर हैं कस्बे हैं तो उसमें JMFC यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ पे सुनवाई करता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, हिंदी में भी आ सकता है, आपको दोनों प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, धारा 7 तक हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। और हम बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 में देखिए क्या है कि धारा 8 में दे रखा है कि अपराधों की प्रकृति, यानी अपराध कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए अपराध 3 तरीके के होते हैं। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम होता है उसमें 3 तरीके के अपराध दे रखे हैं। पहला होता है संज्ञेय, दूसरा होता है गैर जमानती और तीसरा होता है अशमनीय। संज्ञेय अपराध पूछ सकता है, तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, 3 साल से ज़्यादा की यहाँ पे जेल होती है। तो उन सभी अपराधों को क्या है संज्ञेय अपराधों के अंदर रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे देगा कौन से हैं संज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे गैर जमानती। तो गैर जमानती तो सिंपल है, इसमें बेल नहीं होती है, मतलब आपकी कोई बेल नहीं करा सकता जब तक कि मामला पूरा की पूरा सुनवाई नहीं हो जाएगी। तीसरा है आसमनी। आसमनी में क्या होता है समझौते नहीं होते हैं, मतलब उसमें नॉन कंफर्टेबल होते हैं, इसमें समझौते नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि समझौते हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 की बात करते हैं, 8A या हम 8 का बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है कि धारा 3 या धारा 4 के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं को निरपराधी साबित करे, यानी ये पूरी की पूरी उसी की जिम्मेदारी है कि वो खुद को क्या करे, ये मतलब जिम्मेदारी है कि बस स्वयं को क्या करे, घोषित करे या निरपराधी साबित करे, मतलब वो ऐसी चीज़ें रखे कोर्ट में कि उससे ये साबित हो जाए कि वह अपराधी नहीं है, ये स्वयं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए बात करते हैं 8B में। तो 8B में जो क्या है, इसे हम कह सकते हैं सेक्शन 8 का भी बोल सकते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसे हम डॉरी प्रोविजन ऑफिसर बोलते हैं, ये DPO शॉर्ट में बोलते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और DPO शॉर्टकट, मतलब तीनों शॉर्ट फॉर्म, तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति सरकार करती है, कि मतलब ऐसा आपको यहाँ पे नज़र रखनी है कि ऐसा तो नहीं है राज्य के अंदर कोई ज़्यादा दहेज के कुछ केसेस वगैरह आ रहा है, उन पे नज़र रखने के लिए स्पेशल यहाँ पे अधिकारी की नियुक्ति होती है, इसे हम DPO बोलते हैं। DPO की नियुक्ति यहाँ पे राज्य सरकार करती है और असंख्य होती है, मतलब इनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है, असंख्य हो सकती है, इच्छा अनुसार हो सकती है। सरकार मतलब यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से DPO नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो 8B में आपको ध्यान रहेगा DPO, और 8A में क्या है कि धारा 3-4 के तहत जो भी अपराधी बनाया वो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी खुद को निरपराध साबित करे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए DPO की कार्य शक्तियाँ क्या होती है कि राज्य सरकार DPO को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दे सकती है। पूछा जा सकता है कि DPO को कौन सी शक्तियाँ मिल सकती हैं, तो राज्य सरकार DPO को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दे सकती है। कार्य क्या रहेंगे इसके, तो दहेज लेना या देना, दुष्प्रेषण, मांग को यथासंभव रोकना, मतलब कोई भी ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें दहेज लिया जा रहा है, दुष्प्रेषण किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो उन सबको रोकना। आरोपी के जो दहेज
यानी आरोपी जो दहेज को लेता है तो उसके संबंध में साक्ष्य जुटाना, मतलब जो भी सबूत वगैरह है वो ये इकट्ठा करते हैं डीपीओ। आगे क्या करता है, राज्य सरकार द्वारा किया गया कार्य करता है, मतलब जो भी राज्य सरकार देती है उसको इस कार्य को कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो डीपीओ की सहायता के लिए एक सलाहकारी बोर्ड की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। पूछा जा सकता है डीपीओ की जो सलाहकारी बोर्ड होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो आपको हमेशा राज्य सरकार ही लगाना है, ठीक है। इसमें जो सदस्य हैं, जो कम से कम सदस्य 5 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और इसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, ठीक है। कितनी होंगी? 2 महिलाएं यहाँ पे जरूर होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं धारा 9 की। तो धारा 9 में देखिए नियम बनाने की शक्तियाँ जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? नियम बनाने की शक्ति यहाँ पे केंद्र के पास होती हैं। इस एक्ट के संबंध में समझ सकती हैं, कुछ तो डीपीओ के पास होती हैं और कुछ सारी फिर केंद्र के पास होती हैं। मतलब यहाँ पे राज्य सरकार केवल नियुक्त कर देगी, बाकी जितनी शक्तियाँ हैं उस कुछ डीपीओ के पास होंगी, कुछ केंद्र सरकार के पास होंगी। पूछा जा सकता है ये चीज़, ठीक है। तो धारा 9 के तहत नियम बनाने की शक्तियाँ, दहेज पर जो भी नियम बनेंगे वो राज्य सरकार नहीं बनाएगी, डीपीओ की नियुक्ति ना राज्य सरकार कर सकती है। बाकी धारा जो 9 है उसके तहत ये बताया जाता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास सारे नियम बनाने की शक्तियाँ रहने वाली हैं, कुछ शक्तियाँ डीपीओ के पास डायरेक्ट होती हैं। क्लियर हो गए? अब धारा 10 जो है अंतिम हमारी, ठीक है। धारा 10 में क्या है, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी हैं कि राज्य सरकार किन किन चीज़ों पर जो है नियम बना सकती है, ठीक है। केंद्र, और धारा 9 में दे रखा है केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो धारा 9 में पहले केंद्र आएगा, फिर 10 में आपका राज्य आएगा। तो ये हमारी जो है यहाँ पे दहेज प्रतिशत अधिनियम यहाँ पे खत्म होता है। बाकी मैं अभी आ रहे नेक्स्ट टॉपिक पे भी आपको वीडियो लाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। और कैसी लगी है वीडियो, कैसे नोट्स लगे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा रिव्यू बताना होगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक लीजिए हिंद, बाय बाय।